Assalamualaikum to all of you. This is Fatima Rai and you are watching our YouTube channel Literary Curious। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हेडा गैबलर, जो कि लिखा है हेनरी गिब्सन ने। हेनरी गिब्सन नॉर्वे से बिलोंग करते थे एंड ही वाज अ नॉर्वेजियन पोएट, राइटर एंड थिएटर डायरेक्टर। थिएटर में मॉडर्निज्म को इंट्रोड्यूस करवाने वाले ये पहले लोग इंसानों में से एक थे। सो देयरफॉर ही वाज कॉल्ड वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्निज्म इन थिएटर एंड ही वाज आल्सो कॉल्ड द फादर ऑफ रियलिज्म। He was one of the most influential playwrights of his time। इनकी बर्थ डेट एंड डेट भी मैंने मेंशन कर दी है, आप लोग देख लीजिएगा। हमारा मेन टॉपिक समरी है तो इसलिए मैं राइटर की डिटेल डिस्कस नहीं करने वाली। ओके, हेडा गैबलर इनके मोस्ट फेमस ड्रामाज में से एक है, 4 एक्ट्स पर है और पब्लिश हुआ था 1890 में। जो सेटिंग रखी गई है वो जॉर्गन टेस्मेंस विला है, क्रिस्टियाना टाउन के अंदर, नॉर्वे में। ओके, समरी स्टार्ट करने से पहले कुछ करैक्टर्स देखते हैं। सबसे पहले करैक्टर हमारे पास हेडा गैबलर का। ये एलीट क्लास से बिलोंग करती है। जनरल गैबलर की ये डॉटर है। रूड बिहेवियर है इनका और अथॉरिटेटिव इनका पर्सनैलिटी। ओके, अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी की मालिक है। नेक्स्ट हमारे पास जॉर्ज टेस्मैन है। ये मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, हस्बैंड है हेडा गैबलर के। एंड जॉर्ज टेस्मैन जो है ये एक प्रोफेसर भी है और साथ ही ये बुक्स भी राइट करते हैं। ओके, नेक्स्ट मिस जूलियाना टेस्मैन है। याद रखिएगा इनको मिस जूलियाना भी बुला सकते हैं, आंट जूलियाना भी बुला सकते हैं और मिस टेस्मैन भी। इन तीनों में से अगर कोई भी नाम मैं आगे समरी में यूज़ करूँ तो प्लीज़ आप कंफ्यूज मत होइएगा। मिस जूलियाना जो है ये आंट हैं टेस्मैन की। टेस्मैन के जो पेरेंट्स हैं ये इनकी डेथ हो गई थी चाइल्डहुड में टेस्मैन के पेरेंट्स की, तो इनकी चाइल्डहुड से लेकर आज तक जो है मिस जूलियाना ही इनको देख रही हैं। ओके, प्ले के अंदर, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास मिसेस एल्वेस्टेड है। मिसेस एल्वेस्टेड जो है ये कभी एडमायरर हुआ करती थी जॉर्ज टेस्मैन की। दैन इनकी मैरिज हो गई शेरिफ एल्वेस्टेड से। शेरिफ एल्वेस्टेड को ये लाइक नहीं करती थी, इसलिए ये फिर से एक बार लव कर बैठी इलियट लव बॉक्स से। ओके, नेक्स्ट हमारे पास शेरिफ एल्वेस्टेड है। ये मिसेस एल्वेस्टेड के हस्बैंड है। शेरिफ एल्वेस्टेड की मिसेस एल्वेस्टेड से पहले भी एक शादी थी जिससे 2 बच्चे हैं और इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है एज वो 20 ईयर्स। ओके, शेरिफ एल्वेस्टेड मिसेस एल्वेस्टेड से 20 ईयर्स ओल्ड है। नेक्स्ट इलियट लव बॉर्ग है। ये कभी एडमायरर हुआ करता था हेडा गैबलर का। हेडा गैबलर ने इसे रिजेक्ट किया तो ये ड्रंकन मैन बन गया और ये जो है ये राइवल है जॉर्ज टेस्मैन का, क्योंकि ये भी एक प्रोफेसर है और बुक्स भी लिखता है और जॉर्ज टेस्मैन की निस्बत इसकी बुक्स जो हैं बहुत ही अच्छी होती हैं। इलियट लव बॉर्ग रिसेंटली लाइक करता है मिसेस एल्वेस्टेड को। नेक्स्ट हमारे पास जज ब्रैक है। ये एंटागोनिस्ट है, एलीट क्लास से बिलोंग करता है और जज ब्रैक जो है इसकी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट ये भी है कि ये जो मैरिड वुमेन होती हैं ना उनके साथ रिलेशन में आना इसको पसंद होता है और फिर ये उनको ब्लैकमेल करता है। ओके, तो जज ब्रैक जो है हेडा गैबलर के सोशल सर्कल में से ये एक है और ये भी हेडा गैबलर को ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। नेक्स्ट बर्ता है हमारे पास। बर्ता जो है ये मेड है टेस्मैन के विला में हेडा गैबलर की। नेक्स्ट मिस रीना है। ये फिजिकली अपीयरेंट करेक्टर नहीं, माइनर करेक्टर है। मिस रीना जो है ये भी जॉर्ज टेस्मैन की आंट है और इन्होंने भी इसे ग्रो अप होने में बहुत हेल्प की है। नेक्स्ट हमारे पास मैडम मुज़ेले रियाना है। ये भी फिजिकली अपीयरेंट नहीं होती है प्ले के अंदर और ना ही ये कोई इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, बस एक दो बार इनका एंड वाले एक्ट में जिक्र आता है। और ये रेड डाइड हेयर्ड वूमेन है एंड ये एक डांसिंग गर्ल है। ओके, समरी स्टार्ट करते हैं। एक्ट 1 है हमारे पास और ड्राइंग रूम है टेस्मैन के विला के अंदर। ओके, तो इतना फर्नीचर है इस घर में भरा हुआ कि इनके पास और कोई जगह नहीं है घर में कि ये कुछ और रख सके। ओके, तो ये यहाँ पर एक कुछ ऐसा समा बना हुआ है कि आपकी ज़िंदगी में अगर हो ना कमी मोहब्बत की या लोगों की आपकी ज़िंदगी में कमी है तो आप अपने घरों को चीज़ों से भरना शुरू कर देते हो। तो बिल्कुल ऐसा ही कुछ इस प्ले में भी है कि सारों की जो ज़िंदगियाँ हैं वो बिल्कुल लोनली है। ओके, एक दूसरे का पार्टनर होने के बावजूद भी मोहब्बत नहीं है रिश्तों में, तो घरों को चीज़ों से भरा जाता है।
तो जो सेटिंग हमारे जो सीन है जिस तरह से सेट किया गया कुछ ऐसा है कि हेडा गैबलर जो है और जॉर्ज टेस्मैन ये न्यूली मैरिड कपल है। 6 मंथ की जो वोकेशन है हनीमून पर ये गए हुए थे। 6 मंथ के बाद ये वापस आ रहे हैं। आंट जूलियाना इनको रात को भी वेलकम करती है, लेकिन रात को क्योंकि बहुत ज़्यादा थके होने की वजह से ये सही से उनसे बात नहीं कर पाई और अभी मॉर्निंग के वक्त ये आई हैं उनसे दोबारा से वेलकम करने के लिए उनका। ओके, आते ही ये इंटर होती हैं। जैसे ही ड्राइंग रूम में बर्ता से मिलती है, बर्ता बताती है कि दोनों अभी रेस्ट कर रहे हैं, तो आंट जूलियाना खिड़कियों से पर्दे हटवा देती है ताकि दिन की रोशनी आए। अभी ये यहाँ पे खड़े होते हैं और बर्ता से बात कर रही होती है आंट जूलियाना। तो ये हेडा गैबलर के करैक्टर के बारे में डिस्कस करती है। क्या कहती है? आंट जूलियाना कहती है कि शील बी टेरिबल ग्रैंड इन हर वेज, कि वो बहुत ही रूड है और अपने असूलों की बहुत ही पक्की हेडा गैबलर। और वो क्या कहती हैं? थिंक द सॉर्ट ऑफ लाइफ शी वॉज अकस्टम टू हर फादर्स टाइम। डोंट यू रिमेंबर हाउ वी यूज टू सी हर राइडिंग डाउन द रोड अलॉन्ग विद द जनरल इन दैट लॉन्ग ब्लैक हैबिट एंड विद फीदर इन हर हेड। ओके, अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताऊँ। ये जो टाइम पीरियड था ना, यहाँ पे फेमिनिज़म की भी वेव्स थी चली हुई और साथ ही साथ मॉडर्निज़म भी थी। ओके, तो इससे पहले क्या होता था, जो वुमेन थी ना वो घरेलू बस काम कर सकती थी। जैसे हमसे हमारी कोई पूछे ना कि आपकी मदर क्या करती है, तो हम कहते हैं जैसे शी इज़ होम रोटी बेकर। तो मैं ऐसे कुछ कहती हूँ। तो यही कुछ उस वक़्त की औरतों के साथ था। घरेलू कामों के अलावा वो कोई और काम नहीं कर सकती थी। अगर कोई जॉब करनी भी थी तो गवर्नेंस की जॉब कर सकती थी होम पर, या फिर वो बेबी सिटिंग का काम करती थी। इसके अलावा कोई और जॉब अलाउ नहीं की जाती थी। तो उसी दौर के कंपैरिजन में उस टाइम की जो वुमेन है उनके कंपैरिजन में आई हेडा गैबलर। अब हेडा गैबलर की क्या पर्सनैलिटी थी कि वो मैन लाइक सारे काम करती थी। क्यों? क्योंकि उनकी मदर की तो डेथ हो चुकी थी, उनके फादर ने उन्हें ग्रो अप किया। ठीक है, तो जैसे ही वो जनरल आफ्टर ऑल थे तो अथॉरिटेटिव पर्सन थे, तो उनके घर का माहौल भी कुछ ऐसा ही था, शहाना। तो उस टाइम जब लड़कियां घरों के काम किया करती थी, हेडा गैबलर क्या करती थी? हॉर्स राइडिंग करती थी और पिस्टल्स चलाती होती थी और रूड बिहेवियर के साथ बिल्कुल बागी टाइप इसकी पर्सनैलिटी थी। ओके, तो अब वो बता रही है कि जब वो आया करती थी ना, उसने ब्लैक कलर की पहनी होती थी स्कर्ट और उसकी हैट में फीदर एक लगा होता है जो कि अथॉरिटी का साइन है। ओके, रूड उसका बिहेवियर है सारों की तरफ। इसी के साथ ही हमारे पास टेस्टमैन जो हैं वो होते हैं पीयर। मैं आपको ना इनके करैक्टर्स एक दफ़ा बताती हूँ। आंट जूलियाना जो है ना, देखिए ये वो क्या है, कॉमली है, प्लीजेंट लुकिंग है और 65 उनकी एज है। ओके, एक पोलाइट वूमेन है। ओके, टेस्टमैन का करैक्टर है हमारे पास। तो टेस्टमैन क्या है? मिडिल साइज का यंग एक पर्सन है, 33 उसकी एज है। उसके बाल और जो दाढ़ी के बाल है ना वो ब्लैक और वाइट मिक्स है। ओके, और चीयरफुल फेस है उसका और वो चश्मा भी पहनता है। ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेसर भी है। वो टेस्टमैन आता है, आंट जूलियाना को वेलकम करते हैं। आंट जूलियाना उससे पूछती है कि तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? तो वो क्या कहते हैं? वेल फॉर मी इट हैज़ बीन अ सॉर्ट ऑफ रिसर्च एज वेल। आई हैव हैड टू डू सो मच ग्रबलिंग अमंग ओल्ड रिकॉर्ड्स एंड टू रीड नो एंड ऑफ बुक्स टू। लो अभी बात ज़रा सुनो। हनीमून पर गए हैं और काम क्या कर रहे हैं? वहाँ पे जाके रिसर्च कर रहे हैं बुक राइट करने के लिए। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं हनीमून टाइप कुछ भी नहीं था। इसी के साथ ये अभी बातें कर रहे होते, साथ ही हमारे पास हेडा गैबलर अपीयर होती हैं। आते वो सबको वेलकम करती हैं। हेडा गैबलर कुछ ऐसी दिखती हैं। कॉम्प्लेक्शन उनका पेल है, ओपैक है और उसकी स्टील ग्रे कलर की आइज़ हैं, कोल्ड उनमें एक्सप्रेस हो रही है क्योंकि हेडा गैबलर लव नहीं करती किसी के साथ सिवाय अपनी ज़ात के। ओके, इनका रूड बिहेवियर है, रिस्पॉन्स इनका रूड है हर तरफ और इसके ब्राउन कलर के बाल। ओके, अब हेडा गैबलर गुड मॉर्निंग करती है सबको और आते ही कहती है ये पर्दे किसने हटाए खिड़कियों से, इनको दोबारा से लगाओ, पर्दों को सामने कर दो खिड़कियों, क्योंकि इसे पसंद नहीं है कि जो खिड़कियों की है रोशनी वो इसकी तरफ आए, ज़्यादा तेज़ रोशनी इसको पसंद नहीं है। तो क्योंकि ये आंट जूलियाना कोई ज़्यादा भाव नहीं देती है, तो आंट जूलियाना फिर से टेस्टमैन से पूछती है तुम्हारी बुक आने वाली, तो वो किस बारे में है? बताता है टेस्टमैन कि मेरी बुक है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ ऑफ ब्राबैंट ड्यूरिंग मिडल एज, मतलब पुराने ज़माने में जो घरेलू सनतें होती थी उसके बारे में टेस्टमैन की बुक है। ओके, तो टेस्टमैन जो है
आंट जूलियाना से बातें अभी कर रहा होता है कि पीछे से हैडा चिल्ला के बोलती है कि टेस्टमैन, मुझे लगता है कि हम इस मेड के साथ और नहीं रह सकते। देखो उसने अपनी पुरानी बोनेट, मतलब कि अपनी पुरानी हैट मेरी चेयर पे रख दी है। तो टेस्टमैन बताता है ये जो हैट ये बर्ता की नहीं है, ये तो आंट जूलियाना की है। तो वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि आंट जूलियाना की, वो सॉरी करती है। अब इस बात को, इस पॉइंट को आपने याद रखना है कि वो कह रही है मुझे नहीं पता था कि ये आंट जूलियाना की, ठीक है। अब आगे जाके देखिएगा नेक्स्ट एक्ट में ये क्या कहती है, ओके। अब आंट जूलियाना जो है वो खफा हो जाती है इस बात से, वो बताती है कि ये मेरी न्यू हैट है। अब मैं आपको यहाँ पे एक और भी बात बता दूँ कि आंट जूलियाना जो है ना, मैंने पहले बताया था ये मिडिल क्लास से रखते हैं ताल्लुक, ओके। तो आंट जूलियाना ने ये स्पेशल हैट ख़रीदी है अपने बजट से उठ जाके हैडा गैबलर के लिए, ताकि अगर वो हैडा गैबलर के साथ कहीं आए, उसके सर्कल में आए जाए, तो उसे कम अज़ कम हैडा गैबलर को उनकी वजह से ना शर्मिंदगी उठानी पड़ी, इसलिए उसने एक्सपेंसिव हैट ख़रीदी। तो हैडा ने क्या कर दिया है, कहा है कि ये हैट कितनी पुरानी है, और ठीक है, इस तरह उनका दिल ही तोड़ दिया। तो इसी के साथ ही मिस जूलियाना जो है वो कुछ स्लीपर्स देकर चली जाती है टेस्टमैन को कि ये जो है ना स्लीपर उनके ऊपर मिस रीना जो है उनकी आंट, उन्होंने एम्ब्रॉयडरी की थी, ओके। टेस्टमैन कहते हैं हैडा से कि मुझे लगता है तुम्हें अपने ताल्लुकात आंट जूलियाना से ठीक करने चाहिए। तो हैडा जो है यहाँ पे कंप्रोमाइज़ करते हुए क्या कहती है, एनी केस आई शैल मैनेज टू मेक माई पीस विद हर, ओके, मैं उनके साथ किसी भी के। अब वो क्या करते हैं, वो चली जाती है खिड़कियों की तरफ। बाहर सितंबर का मौसम है, सर्दी है, ख़िज़ां का मौसम आ रहा है ना, पत्ते सूखे पड़े हैं और पत्ते जो हैं वो गिर रहे हैं। तो सितंबर का बाहर सीज़न है, यहाँ पे आप देख लीजिए, ओके। अब क्या होता है कि हैडा गैबलर जो है वो जाती हैं, देखती हैं नेक्स्ट हॉल में जाके, वो देखती हैं कि पियानो के ऊपर एक बुके पड़ा हुआ है। वो बर्ता से पूछती है ये कहाँ से आया, तो बर्ता बताती है मिसिज अल्वेस्टेड ने ये भेजा है ना। फिर हैडा का यहाँ पे क्या आता है रिएक्शन, देखिए सेकंड कोड है, एग्जैक्टली द गर्ल विद द इरिटेटिंग हेयर्स दैट शी वाज ऑलवेज शोइंग ऑफ एंड ओल्ड फ्लेम ऑफ यूअर्स, ओके, कि वो इरिटेटिंग हेयर, लेकिन वो इरिटेटिंग हेयर्स की मालिक नहीं है मिसिज अल्वेस्टेड। क्यों? क्योंकि उनके हेयर्स बहुत ही खूबसूरत है। ये हैडा की जेलसी है, ओके, क्योंकि इसे पता है कि वो जो लड़की है कभी एडमायर हुआ करती थी उसके ही हस्बैंड की, ओके। अब क्या होता है, इसी के साथ ही मिसिज अल्वेस्टेड इंटर होती है। मिसिज अल्वेस्टेड कुछ ऐसी दिखती हैं, वुमेन विद फ्रेजाइल फिगर है, प्रीटी सॉफ्ट उनके फीचर्स हैं, आइज़ जो हैं वो लाइट ब्लू कलर की, हर हेयर्स रिमार्केबली लाइट, ऑलमोस्ट फ्लैक्सन अबंडेंट एंड वेवी उनके हेयर्स हैं, ओके, ब्यूटीफुल हेयर्स हैं, यंगर देन हैडा और क्वाइट फैशनेबल पर्सन भी हैं, ठीक है। वो आती हैं, वो टेस्टमैन से मिलती है मिसिज अल्वेस्टेड और पूछती है कि लवबर्ग इस टाउन में फिर से आया हुआ है और मुझे खदशा है कि वो कहीं फिर से पिछले कामों पे ना लग जाए जो वो पहले किया करता था। तो टेस्टमैन जो है वो बताता है कि मुझे तो नहीं पता कि वो कहाँ है, लेकिन अगर मुझे पता चलेगा तो मैं तो आपको ज़रूर बताऊँगा। तो वो हैडा से मिलती है, हैडा जो है उसको अपने पास बैठने के लिए कहती है, लेकिन वो इनकार कर देती है। क्यों इनकार करती है? क्योंकि वो उससे डरती है। क्यों डरती है? क्योंकि वो कभी उसकी यूनिवर्सिटी में जूनियर हुआ करती है। अब जब हम यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेजेस में जाते हैं ना, तो हमारे सीनियर्स हमारे साथ ब्रैगिंग करते हैं ना, बिल्कुल ये हैडा भी सीनियर हुआ करती थी इसकी, और ये जो हैडा गैबलर है ये इसके बालों को पुश किया करती होती थी, सॉरी, इसके बालों को पुल किया करती थी, क्योंकि इसके बाल खूबसूरत थे इसलिए ये इसको टॉर्चर किया करती थी। अब यहाँ पे हैडा क्या करती है, हैडा ये कहती है कि मिसिज अल्वेस्टेड से ना ये पूछना चाह रही होती है कि लवबर्ग के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि लवबर्ग जो है कभी इसका एडमायर हुआ करता था, इसलिए अब ये इंटरेस्टेड है कि ये उसके पीछे क्यों है, ठीक है। तो अब ये क्या करती है कि मिसिज अल्वेस्टेड के साथ, मैंने आपको बताया था ना पहले, ये बुरा सलूक करती होती थी कभी स्कूल डेज़ में, तो अब ये इसको एतमाद में लेना चाह रही होती है, ठीक है। अब देखो ये क्या कहती है कि
इससे पूछती है लव बोर के बारे में, ठीक है, तो कि तुम वो यहाँ पे क्या करने आए, तुम उसके पीछे क्यों आई हो। वो बताती है कि वो नहीं, वो उससे पूछती है कि तुम्हारा लव बोर के साथ असल में रिलेशन क्या है। तो बताती है कि अगर लव बोर जो है वो प्रोफेसर है और मेरे घर में आया करता था एज अ ट्यूटर मेरे शोहर के बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो उसी के साथ वो बुक्स लिखता होता था, मैं उसकी हेल्प करती थी, तो हमारा वहाँ पे अच्छी दोस्ती बन गई और मैंने उसको ना उसकी आदतों से, ड्रंकन जो स्टेट थी वहाँ से निकालने से मैं बहुत हेल्प की। और अब जो है ना मुझे लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। वो यहाँ पे टाउन में आया तो मैं उसे ढूंढने के लिए आई हूँ कि ये ना हो कि वो अपनी आदतों में वापस चला जाए, ठीक है। तो ये क्या होता है, हेडा गैबलर जो है ये क्या कहती है, हेडा गैबलर जो है ना ये कहती है लव बोर को कि वो क्या है, पुअर मिसगाइडेड क्रिएचर। ओके, ये आपने याद रखना है, हेडा गैबलर उसे कहती है पुअर मिसगाइडेड क्रिएचर। क्यों? क्योंकि वो कभी ड्रंकन हो गया था उसकी वजह से, ठीक है। तो अब वो उसे कहती है मिसिज एल्वेस्टेड के नहीं, अब वो इस तरह का नहीं रहा। पिछले 2 साल में उसने अपनी जो हैबिट्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ही चेंज कर लिया और अभी उसकी पर्सनैलिटी जो इरिप्रोचेबल है। देखिए 3rd नंबर पर, फॉर द लास्ट 2 years हिज कंडक्ट हैज़ बीन इरिप्रोचेबल। क्यों? क्योंकि वो बुक्स लिखता है और उसकी बुक्स बहुत फेमस होती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिसिज एल्वेस्टेड जो है वो ये इस बात का भी करती हैं एतराफ़ के वो इनसे डरती होती थी हेडा से। क्या कहती है, बट यू वर इन द क्लास अबव मी, हाउ ड्रेडफुली अफ्रेड ऑफ यू आई वॉज देन। ओके, तो यहाँ पे वो कहती है कि नहीं नहीं, हम दोनों तो एक दूसरे की फ्रेंड्स हुआ करती थी, हम दोनों एक दूसरे को अपने क्रिश्चियन नेम से पुकारा करती थी। क्या तुम्हारा नाम हुआ करता था? थोड़ा, ठीक है। तो वो कहती है मेरा नाम थोड़ा नहीं, मेरा नाम तो थिया है। तो कहती है हाँ हाँ थिया ही, वही मेरा मतलब हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर वो उससे पूछती है तुम्हारे जो मैरिज लाइफ है वो कैसे। वो बताती है मिसेज एल्वेस्टेड कि मेरे और मेरे शोहर के दरमियान 20 साल का एज डिफरेंस है। ओके, तो वो उसे कहती तुम्हें अपने शोहर से पूछ के आई हो यहाँ पर। वो बताती है मिसेज एल्वेस्टेड के नहीं, मैं अपने शोहर को पूछे बगैर यहाँ पर आई हूँ और आई शैल नेवर गो बैक टू हिम अगेन, कि मैं उनके पास वापस दोबारा नहीं जाने वाली हूँ। अब वो बताती है मिसेज एल्वेस्टेड के वो पूछती है ना, वो बताती हैं कि शायद लव बोर्ग ने अपनी हैबिट्स को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है, मिसेज एल्वेस्टेड कहती हैं कि मुझे लगता है कि मेरा उसके ऊपर कुछ इन्फ्लुएंस है। वो क्या कहती है, ही गेव अप हिज ओल्ड हैबिट्स नो बिकॉज आई आस्क्ड हिम टू, बट ऑफ कोर्स ही सा हाउ रिपल्सिव दे वर टू मी एंड ही ड्रॉप्ड देम। ओके, तो वो बताती है कि हो सकता है मेरा उसके ऊपर कोई इन्फ्लुएंस हो, इसलिए उसने ये देख करके मेरे लिए ये कितनी रिपल्सिव है हैबिट्स उसने छोड़ दी, ठीक है। अब इसी के साथ ही जज ब्रैक की एंट्री होती है। जज ब्रैक कुछ ऐसे दिखते हैं। जज ब्रैक जो है 45 ईयर्स के हैं, थिक सेट है एंड वेल बिल्ट, इलास्टिक इन हिज मूवमेंट्स है, हिज फेस इज राउंडिश विद अरिस्टोक्रेटिक प्रोफाइल। मैंने बताया ये एलीट क्लास से बिलोंग करता है एंड हिज हेयर इज शॉर्ट स्टिल ऑलमोस्ट ब्लैक एंड केयरफुली ड्रेस्ड। ओके, एलीट क्लास से बिलोंग करते इसलिए वैसे ही दिखते हैं। वो आते हैं, टेस्टमैन को वेलकम करते हैं, उसे कहते हैं कि बैचलर्स पार्टी है मेरे आज घर पे, तो आज तुमने आना है। टेस्टमैन आने से के लिए वादा कर देता है कि मैं आऊँगा ज़रूर। तो यहाँ पे वो बताता है कि तुम्हारा कंपटीशन आ रहा है फिर से लव बोर के साथ। टेस्टमैन ने बुक लिख किया ना, तो वो बता रहा है कि लव बोर भी एक बुक लिख रहा है, तो तुम्हारा कंपटीशन उसके साथ आने वाला है। तो यहाँ पे जो टेस्टमैन है वो डर जाता है थोड़ा सा, लेकिन वो जाहिर नहीं करता क्योंकि पिछली भी बुक उसकी लव बोर्ड के कंपटीशन में हार गई थी और इस दफ़ा भी उसे लगता है कि मेरी बुक हार जाएगी। ओके, तो यहाँ पे टेस्टमैन जो है वो जज ब्रेक का शुक्रिया अदा करता है। क्यों? क्योंकि जज ब्रेक ने इसे ये विला ख़रीदने में हेल्प की है। कि ये जो विला है ना, ये मैंने बताया पहले भी कि जो टेस्टमैन है वो मिडिल क्लास से बिलोंग करता है, तो इस वजह से जो टेस्टमैन है इसने कर्ज़ उठाकर हेडा की सोसाइटी के मुताबिक उसे एक विला लेकर दिया और हेडा इस विला को भी लाइक नहीं करती है, ठीक है। अब हेडा क्या है, वो कहती है कि मेरा यहाँ पे दिल नहीं लग रहा, मुझे अपना दिल लगाने के लिए एक फुटमैन और सैडल हॉर्स की ज़रूरत है। तो वो कहता है कि मैं पहले इतने कर्ज में डूबा, मैं कहाँ से ला के दूँ। लेकिन हेडा कहती ठीक है, अगर तुम नहीं ला के दे सकते तो मेरे पास एक और भी चीज़ है दिल लगाने के लिए। तो टेस्टमैन कहता है शुक्र है कोई तो चीज़ है तुम्हारे पास दिल लगाने के लिए। पूछता क्या, तो हेडा कहती मेरे पास जनरल का पिस्टल है, मेरे बाबा का पिस्टल। और वो जाती ऊपर अपने कमरे में पिस्टल निकालने के लिए। टेस्टमैन उसे रोकता है कि नहीं हेडा ऐसा ना करो। इसी के साथ ये एक्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्ट 2 है।
सेकंड एक्ट है वही सेटिंग है जहाँ पर जो पहले थी, बस ये है कि पियानो को हटा दिया गया और उसकी जगह पे एक टेबल लगा दिया गया और साथ ही कुछ बुक की शेल्फ्स बना दी जिस तरह लाइब्रेरी में हल्का सा होता है, ठीक है। और साथ ही में जो बुकेट है ना, फ्लावर बुकेट, वो सारे के सारे उठा दिए, बस चंद है कि बाकी बचे हैं। अब क्या होता है कि हैडा गैब्लर ड्राइंग रूम में बैठी होती है, अपने बाप के पिस्टल के साथ खेल रही होती है कि उसे पीछे आहट सुनाई देती है। जैसे वो पीछे पलटती है तो जज ब्रेक उसे नज़र आता है। वो कहती है हैडा जज ब्रेक से कि क्या कहती, नाउ आई शूट यू जज ब्रेक। जज ब्रेक कहता है कि नहीं, शूट मत करना। इससे पहले कि वो खुद को डिफेंस कर पाता वो शूट कर देती है, लेकिन वो सिर्फ एक डराने के लिए जज ब्रेक को शूट था, वो लगती नहीं है गोली। जज ब्रेक आता है, उससे पकड़ लेता है पिस्टल। तो वो पूछती है कि बर्तन तो मुझे नहीं बताया कि तुम मारे, तुम फिर कैसे आए। वो बताता है कि मैं गार्डन की तरफ से आया हूँ, मतलब खिड़कियों से कूद के आया हूँ। मेरी यही आदत है, मैं आता दरवाजे से हूँ, जाता खिड़कियों से हूँ, और अगर आता खिड़की से हूँ तो जाता दरवाजे से हूँ। मेरा यही काम है, मैं दूसरों की बीवियों के साथ रिलेशन कायम करता हूँ, फिर उनको ब्लैकमेल करता हूँ और उनके साथ ही अपने रिलेशन जो हूँ कायम करता हूँ, ठीक है, ताकि वो मेरे जाल में फंसी रहे, ठीक है। अब वो यही बातें कर रहे होते हैं अपने। फिर वो पूछता है हैडा गैबलर से कि तुम बताओ कि टेस्टमैन किधर है और वो क्या काम कर रहा है। वो तो वो बताती है कि वो क्या कर सकता है। क्या कहती है सेकंड नंबर पे, देखिए कोट, ही थिंक्स नथिंग इज सो डिलाइटफुल एज ग्रबलिंग इन लाइब्रेरीज एंड मेकिंग कॉपीज ऑफ ओल्ड पैचमेंट्स और वट एवर यू कॉल देम। कि वो अपने ही काम में फंसा रहता है, उसके पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। तो वो उसे ट्रिप के बारे में पूछता है तो वो कहती है कि मैं क्या कर सकती, तुम नहीं सोचते मैं कितनी वहाँ पे बोर हुई थी। और वो क्या कहती है कि 6 महीने बाद मैं अपने सर्कल के किसी आदमी से मिली हुई थी। देखिए थर्ड नंबर पे इंपॉर्टेंट कोड है, टू गो फॉर 6 whole months विदाउट मीटिंग अ सोल that knew anything of our circle or could talk about things we were interested in। ओके कि मैं 6 महीनों के बाद ऐसे आदमी से मिल रही हूँ जो मुझसे वाकिफ़ है, ठीक है। नहीं तो मिडिल क्लास लोगों में तो रह रहा है कि मैंने पागल ही हो जाना था। इसी के साथ टेस्ट मैन आता है, वो मिलता है जज ब्रैक्स और पूछता है कि तुम कब आए, तो बताता है अभी आया हूँ। और फिर टेस्टमैन कहता है मैं जा रहा हूँ। हैडा पूछती है कि आंट जूलियाना नहीं आएंगी इवनिंग में हमारे पास। तो टेस्टमैन कहता है कि नहीं वो आज नहीं आएगी। तो वो कहती क्यों, वो नाराज़ है, सुबह जो बात हो गई थी मुझसे। तो बताता है टेस्टमैन कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आंट रीना की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है इसलिए वो उनके पास ही रहेंगी, ठीक है। तो वहाँ वो फिर पूछता है जज ब्रेक, टेस्टमैन चला जाता है, जज ब्रेक उससे पूछता है कि क्या हुआ था। अब ये बात मैंने आपसे पहले कहा था ना कि उसने कहा कि मुझे नहीं पता कि ये बोनट जो है हैट आंट जूलियाना की थी। अब ये देखिए वो क्या कहती है, इट वॉज अ लिटिल एपिसोड विद मिस टेस्टमैन। This morning she had laid down her bonnet on the chair there and I pretended to think it was the servants। मतलब उसे पता था लेकिन जानबूझ के प्रिटेंड कर रही थी ताकि लफ्ज़ बातों ही बातों में उन्हें जलील कर सके, ओके। तो फिर से वो पूछता है कि तुम ठीक थी वहाँ पर। तो वो कहती है कि यू कांट इमेजिन हाउ हॉरिबली आई शैल बोर माई सेल्फ हेयर, कि मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बोर हो रही हूँ और कुछ भी नहीं हो रही हूँ। तो यहाँ पे जज ब्रैक कहता है तुम्हारे भी अब कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आने वाली है। यहाँ पे क्या है, एक बात है कि हैडा की प्रेगनेंसी, ठीक है, इस बात को पूरे तरीके से प्ले में जो है ना वाज़े तौर पे नहीं बताया गया, ठीक है। आती है ना जब हैडा, तो वो भी आंट जूलियाना जो वो यही कहती हैं कि अब हमारे घर में खुशियाँ आने वाली। यहाँ पे भी ये कह रहा है कि तुम्हारे कंधों पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आने वाली है। और आगे जो अगले प्लेस में भी जाके आंट जूलियाना इस बारे में बात करेंगी, लेकिन इस पूरी सही तरीके से ये नहीं बताया जाता कि ये वाकई में प्रेग्नेंट है या नहीं। अगर है भी तो ये बात सिर्फ हैडा जानते, उसके अलावा कोई और नहीं जानता। तो वो क्या कहती है, आई हैव नो टर्न फॉर एनीथिंग ऑफ द सॉर्ट जज ब्रैक, नो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर मी, कि मेरे लिए कोई किस्म की कोई जिम्मेदारी नहीं है। और वो क्या कहती है, आई ऑफन थिंक देयर इज़ ओनली वन थिंग इन द वर्ल्ड आई हैव एनी टर्न फॉर बोरिंग माई सेल्फ टू दैट। मतलब मैं मौत तक सिर्फ बोर ही हूँ और मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। लवबर्ग की एंट्री होती है। लवबर्ग का करैक्टर ज़रा देखिए। लवबर्ग इज़ द स्लिम एंड lean of the same age as Testman but looks older and somewhat worn out. His hair and beard are of blackish brown, his face long and pale but with patch of color on the cheeks, ठीक है तो टेस्टमैन की एज का लेकिन उससे बूढ़ा लगता है।
अब इसका क्या है, ये बिटवीन हैडा और थिया की मोहब्बत के दरमियान है, अरिस्टोक्रेसी और लाइफ के दरमियान बेचारा झूले खाता रहता है। स्कॉलरी फेम है एक तरफ और दूसरी तरफ इसका जो शेमफुल बैकग्राउंड है कि ड्रंकन मैन था। दूसरी तरफ क्या स्कॉलरी फेम है कि ये बहुत ही अच्छी बुक्स लिखता है। ड्रिंकिंग और नॉट ड्रिंकिंग के दरमियान है, करेज एंड कवार्डिस के दरमियान ये लटका हुआ है बेचारा इधर से उधर। अभी क्या है, टेस्ट उसकी एंट्री हुई है लाहौर की, वो टेस्टमैन से मिलता है, मिसेस हैडा से मिलता है। तो वो टेस्टमैन जो है उसे बताता है तुम्हारी पिछली बुक भी बहुत अच्छी रही थी, तो वो मैंने वो पढ़ी थी। तो आगे से क्या कहता है, लाहौर कहता है जॉर्ज टेस्टमैन यू विल हैव टू रीड इट फॉर दिस इज़ द रियल बुक, द बुक आई हैव पुट माई ट्रू सेल्फ इनटू। वो बताता है जो बुक अभी मेरी आने वाली तुम्हें उसे पढ़ना चाहिए क्योंकि उसमें मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है बताने में, ठीक है। इसी के साथ जॉर्ज टेस्टमैन जो है वो और जो साथ में जज ब्रैक है वो क्या करते हैं कि चले जाते हैं ड्रिंकिंग के लिए साथ वाले इनर रूम के अंदर, ठीक है। इनर रूम में चले जाते हैं ड्रिंकिंग करने के लिए। अब क्या होता है कि वो हैडा के पास आता है, हैडा से पूछता है कि तुम कैसी जा रही हो। तो हैडा गैबलर उसे कहती है कि मेरा नाम अब हैडा गैबलर नहीं है मिसिस, मैं हैडा टेस्टमैन बन चुकी हूँ और तुम मुझे इसी नाम से पुकारो और बेहतर होगा कि तुम इसे याद रखो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो जॉर्ज टेस्टमैन है, सॉरी लवबर्ग जो है वो उसे पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे कभी मोहब्बत नहीं हुई थी। तो वो उसे बताती है कि क्यों तुम इस तरह का सवाल क्यों कर रही हो और तुम जो हो इस बारे में सोच भी क्या सकते हो, हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त थे और हमारी दोस्ती को दागदार कर दिया तुमने। अब वो क्या कहती है, अब आगे से वो क्या कहता है, वो कहता है टेल मी हैडा वॉज देयर नो लव एट द बॉटम ऑफ आवर फ्रेंडशिप ऑन योर साइड, डिड यू नॉट फील एज दो यू माइट पर्च मी माई स्टेन्स अवे इफ़ आई मेड यू माई कन्फेसर, वाज इट नॉट सो, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि क्या वाकई में तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं थी। तो हैडा कह रही थी कि नहीं कोई मोहब्बत नहीं थी, ठीक है। तो वो यहाँ पे क्या कहता है, तो यहाँ पे वो बताता है कि तुमने ना उस दिन मुझे शूट क्यों नहीं कर दिया। अब मैं आपको ना यहाँ पे एक पॉइंट बताऊँ, मैं मिस कर गई थी आई थिंक एक्ट 1 में, जब वो पूछती है ना हैडा उससे मिसेस एल्वेस्टेड से कि तुम्हारा जो है लवबर्ग के साथ क्या ताल्लुक़ है और क्या नहीं। तो वो वहाँ पे बताती है कि मैं लवबर्ग से लव करती हूँ लेकिन अभी भी वो उस लव में फंसा हुआ है जो पहले उस लड़के से करता है। तो हैडा वहाँ पे अनजान बनती है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं था कि वो किससे लव करता था। और वो बताती है ये भी कि उस औरत ने उसे शूट करने की धमकी दी थी। तो अब इस एक्ट में ये सामने आता है कि वो जो शूट करने वाली धमकी थी वो हैडा ने दी थी इसे, ठीक है। तो वो कहता है कि तुमने मुझे उस दिन शूट क्यों नहीं किया। तो वो बताती है कि शायद मुझ में इतनी हिम्मत ही नहीं थी कि मैं तुम्हें शूट कर पाती। अब ये दोनों जो हैं ये भी कॉमरेड्स थे स्कूल टाइम में और ये जो लवबर्ग है ना ये इसके साथ पढ़ने के लिए इसके घर में आया करता था, तो तभी इनके दरमियान लव हो गया था। तो वो कहता है कि फिर तुमने मुझसे एक्सप्रेस क्यों नहीं किया कि अगर तुम मुझसे लव करती हो। तो हैडा कहती है मुझे स्कैंडल से डर लगता है, ये एक फ्लॉ है इसकी पर्सनैलिटी का जो इसके डाउनफॉल का शिकार बनता है, ओके। तो इसी के साथ ही ऊपर से मिसेस एल्वेस्टेड आ जाती है, वो कहती है कि मुझे टेस्टमैन से मिलना है। तो हैडा कहती है उन्हें वहीं पर ही छोड़ दो, तुम आओ यहाँ पे लवबर्ग के साथ बैठो। तो लवबर्ग जो है वो उसे कहता है मिसेस एल्वेस्टेड को कि तुम बहुत ब्रेव हो। तो मिसेस एल्वेस्टेड कहती है वाकई में मैं ब्रेव हूँ। तो वो कहता है कि अपने साथी के बारे में वो क्या कहता है, वो कहता है कि तुम अपनी मोहब्बत को लेकर अपने जो वो लड़का जिसे तुम मोहब्बत करते हो ना उस साथी को लेकर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो बजाय हैडा की निस्बत, ठीक है। वो क्या कहता है हैडा यू आर अ कॉवर्ड एट हार्ट, ठीक है, कि तुम दिल की गहराइयों से बहुत ही कमज़ोर हो, ठीक है, बुज़दिल हो, क्योंकि वो नहीं थी इट्स कंसर्न नहीं थी अपने कॉमरेड को लेकर, ठीक है। लेकिन मिसेस टेस्टमैन जो है वो उसने हिम्मत दिखाई, वो अपने शोर को छोड़कर आई लवबर्ग के पीछे उसे ढूंढने के लिए, ठीक है। अब जब वो ये सुनती है ना हैडा तो उसके तो हो जाते हैं 14 तबक रोशन हो जाते हैं, उसे गुस्सा आता है। वो क्या करती है, ये आपको चेयर नज़र आ रही है ना, एक स्टोव है और उसके पास से लकड़ियाँ पड़ी हैं और चेयर, ये एक चेयर है हैडा गैबलर की स्टोव के पास पड़ी, ठीक है। ये अथॉरिटी का सिंबल है। जब कभी वो इसके पास आके बैठती है या इसके ऊपर बैठती है ना तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी अथॉरिटी ज़ाहिर कर रही है। और जब वो कभी स्टोव के पास आके खड़ी होती है इसका मतलब ये है कि वो जेलसी फील कर रही है, ठीक है। स्टोव जो है वो जेलसी का सिंबल है। तो यहाँ पे क्या होता है, वो आके स्टोव के पास खड़ी हो जाती है क्योंकि वो अंदर से जल रही होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि वो इन दोनों के दरमियान करवाने जा रही होती है झगड़ा। क्या कहती है, हैडा कहती है
कि जब तुम यहाँ पर थे ना तो आए हुए हो, तो मिसेस अल्वेस्टेड आई थी, तुम्हें सुबह ढूंढते हुए कितनी डिस्ट्रैक्शन में थी। तो वो पूछता है लाबोर किस तरह की डिस्ट्रैक्शन में। तो हैडा बताती है कि इसे ये था कि कहीं तुम दोबारा शराबियों पे ना लग जाओ, शराबी ना बन जाओ, ठीक है। तो वो उसे कहता है कि तुम्हें बस इतना भरोसा था मुझ पर, हमारी दोस्ती इतनी कमज़ोर थी, तुम्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं था, तो तुम इस तरह की बातें कर रही थी। तो उन दोनों का बीच में यहाँ पे झगड़ा शुरू हो जाता है। पहले तो हैडा ने उसे लिया था ना एतमाद में कि मैं किसी को कुछ नहीं बताने वाली, ठीक है। अब हैडा मैडम जो है इन दोनों की करवाने वाली है जो लड़ाई, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है कि वो हैडा जो है पूरी कोशिश करती है कि वो जो लव बोर को दोबारा ड्रिंकिंग की तरफ ले आए। अब वो यहाँ पे क्या कहती है, देखिए फर्स्ट कोट है, पीपल माइट बी एप्ट टू सस्पेक्ट दैट इन योर हार्ट ऑफ हार्ट्स यू डिड नॉट फील क्वाइट सिक्योर, क्वाइट कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। आई saw it plainly in Judge Bragg's face a moment ago, his contemptuous smile when you dared not go with them into the inner room। वो कहती है कि जज ब्रेक ने कि जो है ना फेस के ऊपर एक स्माइल थी, बिल्कुल तुम्हें तंज वाली स्माइल थी कि जब तुम्हारे के अंदर हिम्मत नहीं उसने देखी कि तुम उनके साथ अंदर जा सको, इनर रूम में जाकर ड्रिंकिंग कर सको। तो तुम ना अंदर से कॉन्फिडेंट नहीं हो अपने आप के ऊपर कि तुम जो उनके साथ कम से कम जाके बैठ तो सकते थे ना, तुम्हें ये कॉन्फिडेंट नहीं है कि तुम एक शराब पीने वाले लोगों के पास बैठ कर कम उन्हें देख सको, ठीक है, क्योंकि तुम्हें डर है कि तुम दोबारा शराब ना पियो, ठीक है। तो वो उसे कहता है कि डू यू से आई डेयर नॉट आई विल स्टे विद यू एंड थिया, कि मैंने प्रेफर किया कि मैं तुम्हारे और थिया के साथ रुकूं, और तुम कह रही हो कि मुझ में हिम्मत नहीं थी। तो वो कहती कि वेल नाउ व्हाट डिड आई टेल यू व्हेन यू केम टू अस दिस मॉर्निंग इन सच अ डिस्ट्रैक्शन। ये हैडा कहती है कि मैंने तुम्हें क्या कहा था थिया कि जब तुम सुबह डिस्ट्रैक्शन में आई थी ना, सुबह मॉर्निंग के वक्त इसको ढूंढती हूँ, ठीक है। तो वो कहती है कि हैडा ये तुम क्या कर रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे लवबोर कहता है सो शी वाज इन मॉर्टल टेरर ऑन माई अकाउंट, के ये मेरी वजह से खदशात का शिकार थी, से मुझके ऊपर मेरे ऊपर बिलीव नहीं है। यहाँ पे लवबोर क्या कहता है, यू शैल सी बोथ ऑफ यू एंड द अदर्स डेट आई इफ़ आई वाज फॉलन वंस नाउ आई हैव राइजन अगेन थैंक्स टू यू थिया, ओके। भी मैं अब दोबारा से शराब पीने वाला हूँ। वो पकड़ता है, वहाँ पर जार पकड़ता है और गिलास पकड़ता है, उसमें शराब डालता है, पीता है, फिर पहले चीयर्स करता है थिया के साथ, फिर उसके साथ करता है हैडा के साथ, देन वो चला जाता है पीते पीते शराब, ठीक है। तो वो जाता है टेस्टमैन की तरफ और उनके साथ शराब पीने लग पड़ता है। वहाँ से वो उठता है, वो कहता है मैं रात को 10 बजे आऊँगा तुम्हें उठाने के लिए, ठीक है, उससे तब तक मेरा इंतज़ार करना। अब क्या होता है कि ये हैडा जो है ना वो उसकी मिसेस अल्वेस्टर के साथ बात होती है। ये कोड भी है कि एट 10 o'clock ही विल बी हियर, आई कैन सी हिम ऑलरेडी। ये एक मिनट पहले मैं आपको ये बता दूं कि मिसेस अल्वेस्टर के साथ जो हैडा की बात होती है, मिसेस अल्वेस्टर कहती है कि तुमने ये जानबूझ के किया ना सब कुछ हैडा। तो हैडा कहती है कि हाँ मैंने जानबूझ के किया, पहले तुम्हें एतमाद में लिया मैंने कि मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन मैंने उसे सब कुछ बता दिया। तो उसे कहता है क्यों तुमने ऐसा किया। तो हैडा कहती है क्योंकि मैं किसी इंसान की डेस्टिनी बदलना चाहती थी अपनी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे वो फिर जा रहे होते हैं, तो वो उसे कहता है हैडा जो है ना लवबोर से कहती है कि ठीक है तुम जा रहे हो ना, तो देखना अब तुम जो हो बिल्कुल हो जाओगे, फियरलेस हो जाओगे। ये कोड है ना उसकी, एट 10 o'clock ही विल बी हियर, आई कैन सी हिम ऑलरेडी वाइन विद वाइन लीव्स इन हिज हेयर फ्लस्ड एंड फियरलेस। अब ये हैडा कह रही है मिसेस अल्वेस्टेड से, ठीक है, कि 10 बजे वो जब तुम्हें लेने आएगा तो मैं देखूँगी कि उसके हेयर्स में वाइन लीव्स लगे होंगे और वो फियरलेस होगा और फ्लस्ड होगा। कैसे कि वो शराब पीना शुरू हो गया तो उसके दिल में जो पहले फियर था ना कि कहीं मैं दोबारा से शराब ना शुरू कर दूं, या फिर उसको तुम्हारे बारे में लेकर अगर उसके दिल में कोई भी फियर था ना कि ये बुरा ना समझेगा कुछ, मैंने आज उसे उससे आज़ाद कर दिया। और वाइन लीव्स जो है ये फ्रीडम का सिंबल है, ओके। तो यहाँ पर मिसेस अल्वेस्टर कहती यू हैव सम हिडन मोटिव इन दिस हैडा। तो हैडा कहती हाँ मेरा था, तो मैंने उसे उसकी डेस्टिनी जो है ना चेंज कर दी है। वो क्या कहती है, आई वॉन्ट फॉर वंस इन माई लाइफ टू हैव पावर टू मोल्ड अ ह्यूमन डेस्टिनी। ठीक है कि मैं अपनी ज़िंदगी में एक दफ़ा इस पावर को महसूस करना चाहती थी कि मैं किसी इंसान की जो ज़िंदगी उसको बदलने के काबिल हूँ या नहीं हूँ। तो वो कहता है कि क्या तुमने कभी भी अपने
शोहर के ऊपर तुम्हारा ये बस नहीं चला, तो वो कहती अगर चला होता तो मैं तुम्हें क्या बताऊं कि तुम्हें खुदा ने कितना नवाजा। ये देखिए उसकी इम्पोर्टेंट कोड है, ओह इफ़ यू कुड ओनली अंडरस्टैंड हाउ पुअर आई एम एंड फेट हैज़ मेड यू सो रिच, आई थिंक आई मस्ट बर्न योर हेयर ऑफ आफ्टर ऑल। ठीक है कि देखो तुम्हें खुदा ने कितना खुशकिस्मत बनाया कि दो आदमी तुमसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, दो आदमी तुमसे मोहब्बत करते हो। देखो मुझसे कोई भी लव नहीं करता। टेस्टमैन जो है वो क्या करता है कि सिर्फ़ और सिर्फ उसे प्रपोज़ इस तरीके से करता है कि हैडा जो है वो उससे शादी करने के लिए राज़ी हो जाती। नहीं तो हैडा को भी अपने हस्बैंड से ना तो लव है ना ही किसी और किस्म का इंटरेस्ट है। ओके, तो बस यही वो कहते हैं कि तुम्हारे हेयर भी इतने खूबसूरत, तुम भी बहुत खूबसूरत, और मैं जो हूँ इतनी खूबसूरत नहीं हूँ कि लोग मुझसे मोहब्बत करें, लेकिन तुमसे करते। इसी के साथ ही हमारा ये जो सॉरी यहाँ पर जो है ना मिसिज़ एल्वेस्टेड वो कहती हैं कि मुझे तुमसे खौफ आ रहा है, दूर हटो मुझसे, दूर हटो मुझसे। वो जाने लगती है तो हैडा उसे रोक लेती कि नहीं 10 बजे वो तुम्हें आएगा लेने के लिए, तब तक तुम यहीं पर रहो और चाय पियो। इसके साथ एक्ट ख़त्म होता है। नेक्स्ट एक्ट 2 है, सॉरी 3 एक्ट है। वही रूम है टेस्टमैन का, जो कर्टन है वो गिरे हुए हैं पर्दों के ऊपर, रात का टाइम है। ठीक है, और मिसिज़ एल्वेस्टेड सोफ़े के ऊपर बैठी इंतज़ार कर रही है। सिर्फ एक ही लैंप चल रहा है, साथ में चूल्हे पे आग जल रही है, और बहुत ही देर होगी, रात इतनी हो गई है, मिडनाइट का टाइम है, रात इतनी हो गई कि आग जलती जलती अब बुझने के करीब पहुंच चुकी है। ठीक है, वो इंतज़ार करने वहीं पर बैठी मिसिज़ एल्वेस्टेड सोने के लिए चली गई थी। ओके, सुबह होती है तो मिस हैडा जो है, हैडा गैबलर जो वो आती है नीचे, वो देखती है कि थिया वहीं पर ही बैठी हुई है, तो वो उसे जो कहती है कि तुम चली जाओ सोने, जब लव बोर्ग आएगा ना तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, तो वो चली जाती है ऊपर सोने के लिए। पीछे से टेस्टमैन आ जाता है। टेस्टमैन जो है वो आके बताता है कि वो जैसे ही आता है तो वो पूछती है हैडा गैबलर कि क्या तुमने देखा उसकी हालत कैसी थी लव बोर्ग की, क्या उसके बालों में लगे हुए थे हेयर्स, सॉरी वाइन लीव्स, क्या उसके बालों में थे। तो वो कहता है कि नो वाइन लीव्स, नो आई सॉ नथिंग ऑफ द सॉर्ट, बट ही मेड अ लॉन्ग ट्रैवलिंग इन ऑनर ऑफ द वुमन हु हिम इन हिज वर्क, डैट वॉज द फ्रेज़ ही यूज्ड। ओके, कि उसने वाइन लीव्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन उसने रात को पार्टी में बड़ी अच्छी स्पीच की थी उस वुमन के बारे में, उसकी डिग्निटी और उसके ऑनर के बारे में जिसने उसके साथ काम में मदद करवाई है। तो वो पूछती है वो तुम्हें पता है वो कौन सी औरत है? तो कहता है कि नहीं उसने बताया तो नहीं, लेकिन ये है पता तो है कि मिसिज़ एल्वेस्टेड हैं वो। तो यहाँ पे टेस्टमैन बताता है कि मैंने उसका मैन्यूस्क्रिप्ट मेरे पास है, क्योंकि वो जो वो रात को बहुत ज़्यादा ड्रंक हो गया था, तो उसे हम घर छोड़ने के लिए जा रहे थे, रास्ते में उसने गिरा दिया, तो मैंने उसे पकड़ लिया ताकि जो ना ये गुम ना हो। तो हैडा कहती है मुझे पकड़ा दो, तो टेस्टमैन कहता है नहीं मैं तुम्हें नहीं दूंगा, उससे ही दूंगा। तो हैडा कहती है कि नहीं मुझे पकड़ाओ, मैं उसको संभाल के रख लेती हूँ ड्रॉर में। तो वो रख लेती है अपने पास हैडा गैबलर। ठीक है, तो इस टेस्टमैन इसके साथ चला जाता है। पीछे से आता है जज ब्रैक। जज ब्रैक जो है वो आता है और वो बताता है कि रात को ना लव बोर्ग ने बहुत ज़्यादा हंगामा किया था मैडम मोज़ेले डियाना के पास जाके। ठीक है, तो वो पूछती है मैडम मोज़ेले डियाना के पास वो क्या कर रहा था, तो वो क्या कहता है, बताता है कि लव बोर्ग वाज वन ऑफ मैडम मोज़ेले डियानास मोस्ट इंथुजियास्टिक प्रोटेक्टर्स एंड एडमायरर्स। ठीक है, उसके एडमायरर्स में से एक है। तो उसका मैन्यूस्क्रिप्ट गुम हो गया था, तो इसलिए उसने वहाँ पर बहुत हंगामा किया कि जहाँ भी मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट है मुझे दे दो। ठीक है, तो वो ज़ाहिर बात अब इसके पास है तो ये बताती नहीं है किसी को भी कि मेरे पास है। जज ब्रैक जो है वो चला जाता है, पीछे से लव बोर्ग आ जाता है। लव बोर्ग आके कहता है कि किधर है, वो अभी तक गई नहीं है। मिसिज़ एल्वेस्टेड चली गई, तो बताती है मिसिज़ हैडा कि नहीं मिसिज़ एल्वेस्टेड नहीं गई है। मिसिज़ एल्वेस्टेड इसकी आवाज़ सुनती हैं तो आती है नीचे, आकर इसे कहती है कि तुम कहाँ थे सारी रात, मैं तुम्हारा कितना इंतज़ार करती रही हूँ। तो लव बोर्ग कहता है कि तुम्हें अब मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं, हम लोग ब्रेकअप कर रहे हैं। ठीक है, तो थिया कहती है कि नहीं हम ब्रेकअप नहीं करेंगे जब तक कि तुम्हारा मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो नहीं हो जाता पब्लिश। ठीक है, तो आगे से वो क्या कहता है, जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना हैज़ लॉस्ट एंड ही डिक्लेयर्स, वो क्या डिक्लेयर करता है, डैट ही टॉर्न हिज मैन्यूस्क्रिप्ट इनटू 1000 पीसेज एंड स्कैटर्ड देम ऑन द फ्योर्ड, कि मैंने अपना जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना उसको बहुत सारे पीसेज में फाड़ करना तो मैंने बहा दिया समंदर में। ठीक है, तो वो उसे कहती है, थिया कहती है कि क्या तुमने हमारे बच्चे को जला दिया, तुमने सॉरी हमारे बच्चे को फाड़ कर तो तुमने फेंक दिया, तुम ऐसा कैसे कर सकते थे, एक अपने ही बेटे को तुम अपनी औलाद को कैसे इस तरह से
फाड़ कर तो फेंक सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ तुम सही कह रही हो, वो हमारा बच्चा ही था। क्यों बच्चा इसे कह रहे हैं? क्योंकि दोनों ने बहुत ही ज़्यादा मेहनत और बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत से उसको लिखा था, इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो मैन्यूस्क्रिप्ट है उनका चाइल्ड है। तो वो उसे कहती है कि वो चाइल्ड मुझसे भी बिलोंग करता था, लवबोर्ग, लेकिन लवबोर्ग कहता है कि नहीं वो मेरा था, मैंने उसे फाड़ कर फेंक दिया। थिया जो हार्ट ब्रोकन होती है और वहाँ से चली जाती है, तो वहाँ पर वो बताता है लवबोर्ग जो है वो उसे कहता है कि वो तुम्हारा बच्चा वो था, तो बड़ी मोहब्बत थी तुम्हें उससे। हैडा गैबलर लवबोर्ग से कहती है हाँ वो जो है मेरी औलाद की तरह ही मुझे प्यारा था मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट, ठीक है। तो वहाँ पे वो कन्फेस करता है कि हैडा कोई अपनी ही औलाद को किस तरह से मार सकता है। तो हैडा कहती है इस बात का क्या मतलब है? तो बताता है लवबोर्ग कि मुझसे वो खो गया है, मैंने झूठ बोला था उससे ताकि वो मेरी ज़िंदगी से चली जाए और मैं उसे अजियत ना दे सकूँ मिसिज एल्वेस्टेड को। तो हैडा जो है वो उसे कहती है कि ओ अब तुम क्या करोगे? वो कहता है कि अब मेरे पास मुझे लगता है कि मैं जीते जी ही मर चुका हूँ, या मुझे मर जाना चाहिए कि मैं पहले तुमसे मोहब्बत की, तुम भी छीन गई मुझसे, मिसिज एल्वेस्टेड से की, वो भी छीन गई, और पीछे से मेरा मैन्यूस्क्रिप्ट था जिसे मैंने खुद से ज़्यादा चाहा था, तो आज वो भी मुझसे छीन गया, ठीक है। तो हैडा कहती तो मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी लाइफ को ना ब्यूटीफुली एंड करना चाहिए और अपने आप को टेम्पल में शूट कर लो। वो उसे पिस्टल देती है अपना कि जाओ और जाके अपने आप को शूट कर लो। वो पकड़ता है और वो कहता है हाँ तुम ठीक कह रही, मुझे ऐसे ही करना चाहिए। हमारे यहाँ तो ये खुदकुशी होती, लेकिन उनके हाँ ये क्या है ब्यूटीफुली मौत को अपने गले लगाना, ठीक है। अब वो जाता है तो वो निकालती है ड्रॉर से अपना ये इसको क्या कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट निकालती है उसका, और वो क्या कहती है जाके उसे जला देती है और क्या कहती है नाउ आई एम बर्निंग योर चाइल्ड, थिया बर्निंग इट, कर्ली लॉक्स योर चाइल्ड, एंड इलियट लवबोर्ग आई एम बर्निंग योर चाइल्ड। अब इसकी जेलसी की इंतहा देखे वो क्या कह रही है कि थिया तुम्हारा बच्चा, कर्ली लॉक्स उससे कह रही है क्योंकि उसके बाल बहुत खूबसूरत है, उसके बालों से भी उसे बहुत हसद है ना, तो जेलसी उसकी देखे वो कह रही तुम्हारा और इलियट के बच्चे को मैं जला रही हूँ। उसके साथ ही एक्ट ये ख़त्म होता है। लास्ट एक्ट 4 वही है कमरा, हमारे पास टेस्टमैन का रूम है, ठीक है। लाइट्स ऑफ हैं, चूल्हे में आग बुझी हुई है, पर्दे गिरे हुए हैं, रात का वक्त है तो सारे दरवाजे बंद हैं, सारी लाइट्स, ठीक है, अंधेरा और साथ वाले कमरे से रोशनी आ रही है। वहाँ पर जाती है हैडा गैबलर, वहाँ पर मिस टेस्टमैन जो है आंट जूलियाना वो आई हुई हैं और वो बताती हैं कि आंट रीना जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो टेस्टमैन जो है वो भी वहाँ पर जाने वाला होता है और हैडा गैबलर जो है वो उससे माजरत करती है कि ये जो घर है ना ये तो खुशियों का घर होने वाला है, तो अभी जो है हम तुम्हारे घर में सोग नहीं मना सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि हैडा गैबलर जो है वो प्रेग्नेंट है और अभी वो इस घर में इस तरह की कोई भी बात ना करे तो बेहतर है, ठीक है। तो हैडा गैबलर जो है वो उसे कहती कोई बात नहीं, इस तरह की मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे वो मॉर्न कर रही होती है मिस जूलियाना, वो क्या कहती है बट नेवरदलेस आई थॉट डैट टू हैडा here in the house of life I out myself to bring the tidings of death. Rina ought not to have left us just now. It is not the time for Hedda's house to be a house of mourning. Okay, कि ये हाउस ऑफ लाइफ है। क्यों? क्योंकि उसका बच्चा आने वाला जिसका पता नहीं है कि वाकई में ये आने वाला भी है कि नहीं आने वाला, ठीक है। तो कहती है कि रीना तुम्हें अभी नहीं मरना चाहिए था कि अभी हैडा का जो घर है उसमें हम मॉर्निंग नहीं कर सकते, तो ये आयरनी है। ओके, तो क्या होता है कि वो फिर से ये भी कहती हैं कि इट इज़ द वे ऑफ द वर्ल्ड एट होम वी शैल बी सीइंग अ शाउट एंड हेयर देयर विल बी सून बी सीविंग टू आई सपोज बट ऑफ एन अदर सॉर्ट। थैंक गॉड के यहाँ पर भी बहुत अभी वो क्या कर रहे हैं कफन सिलाई कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भी बहुत जल्द सिलाई का काम शुरू होगा लेकिन किसी और तरह का। थैंक गॉड मतलब कि वो उसकी प्रेगनेंसी के बारे में बात कर रही, ठीक है। अब क्या होता है वो चले जाते हैं, मिस रीना का कफन दफन हो जाता है, टेस्टमैन वापस आता है, वो कहता है कि वो जो है ना लवबोर्ग वो तो इसे ढूंढने में पागल हुआ पड़ा है, मैन्यूस्क्रिप्ट मुझे दो मैं उसे वापस करूँ। तो हैडा कहती मैंने तो उसे जला दिया। तो टेस्टमैन उस पर गुस्सा करता है तुमने जला कैसे दिया? वो हैरत अंगेज़ बहुत ज़्यादा हो जाता है कि तुमने कैसे जला दिया उसे। तो वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मोहब्बत की खातिर इसे जलाया, हालांकि ये झूठ है, वो तो जेलसी की वजह से उसने जलाया था, ठीक है। और उसने कहा मैंने तुम्हारी मोहब्बत में जलाया कि कहीं ये उसकी बुक पब्लिश ना हो जाए और जो तुम्हारी बुक आने वाली है वो फिर से फेल ना हो जाए, ठीक है।
तो अब क्या होता है, ख़बर आती है कि डेथ हो गई है लव बोर की। तो जज ब्रैक जो है वो आता है ये लेकर ख़बर कि वो जो है शूट उसने कर लिया अपने आप को, और इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। हेडा गैब्लर के पास वो आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हारा पिस्टल किधर है। तो हेडा गैब्लर बताती है मेरे ड्रॉर में ही होना है। वो देखती है तो उधर नहीं होता है, हालांकि उसे पता है कि उसी ने ही उसे दिया है, लेकिन वो यहाँ पे प्रिटेंड कर रही है जैसे उसे कुछ नहीं पता है। तो वो कहता है कि उसका पिस्टल जो है ना तुम्हारा, वो उसके पास, लव बोर के पास। तो वो कहते हैं उसके पास कैसे चला गया। तो जज ब्रैक कहता है कि हो सकता है उसने चुरा लिया हो। तो हेडा कहती है हाँ ये भी पॉसिबल है कि उसने चुरा लिया हो। वो कहता है कि क्या वो कैसे मरा है। तो बताता है वो नहीं, वो पूछती है क्या उसने अपने आप को टेम्पल में शूट किया, मतलब कान पट्टी पे गोली चलाई है। तो वो कहता है नहीं, उसके दिल पे गोली चली। तो वो कहती है कि हाँ शुक्र है कि ये भी इतना बुरा नहीं है, लेकिन उसे अपनी यहाँ पे टेम्पल में गोली मारनी चाहिए थी, ठीक है। फिर वो बताता है कि नहीं, उसने खुद गोली नहीं चलाई, उसकी पॉकेट में था रिवॉल्वर। और जो है ना मैडम मुज़ेला डियाने के कोठे के ऊपर वो थे, झगड़ा कर रही थी मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में। तो झगड़े के दौरान गोली चल गई और उसे लग गई। पहले तो ये खदशा था कि वो हॉस्पिटल में, लेकिन यहाँ पे वो बताता है कि वो तो वहीं पर ही मार गया था, लेकिन उसको हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लेकर गए। ओके, तो लव बोर की भी डेथ हो चुकी है। तो यहाँ पर वो बताता है कि तुम्हारा पिस्टल रिवॉल्वर उसके पास है ना, तो यहाँ पर तुम्हारे ऊपर स्कैंडल आ सकता है। अब यहाँ पर ये इसे ब्लैकमेल करता है कि तुम मेरे साथ रिलेशन में आओ, नहीं तो जो तुम्हारा वो है ना पिस्टल, वो तुम्हारे पास तुम्हारे ख़िलाफ़ भी यूज़ हो सकता है कि तुमने उसे दिया और वो तुम्हारी वजह से मरा, ठीक है। तो यहाँ पर जो उसकी ब्लैकमेलिंग जो है वो स्टार्ट हो जाती है। इधर ही आता है टेस्टमैन, फिर तो इनकी बातें ख़त्म होती हैं। ऊपर से मिसेस एल्वेस्टेड भी आ जाती हैं। मिसेस एल्वेस्टेड जो है ना और टेस्टमैन वो दोनों फैसला करते हैं कि उसका जो मैन्यूस्क्रिप्ट है ना वो दोबारा से लिखेंगे, क्योंकि मिसेस एल्वेस्टेड जो है ना वो पहले जो बोलते होते थे ना, लव बोर जो भी बोलता था उसे पहले रफ़ लिखती होती थी, दैन वो उसको सही राइटिंग में लिखती थी। तो वो रफ़ काम उसके पास पड़ा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि उसके मैन्यूस्क्रिप्ट को रीराइट करेंगे। तो ये बातें करते यहाँ से निकलते हैं। पीछे से हेडा को फिर से मैंने आपको बताया जज ब्रैक जो है वो ब्लैकमेल करता है। तो हेडा क्या कहती है, हेडा कहती है आई एम इन योर पावर नन द लेस सब्जेक्ट टू योर डिमांड, अ स्लेव दैट नो आई कांट इंड्योर द थॉट ऑफ डैट नेवर, कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती कि गुलामों के जैसे ज़िंदगी बसर करो। तुम मुझे अपना गुलाम बनाना चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो इसी के वो मिसेस एल्वेस्टेड, टेस्टमैन और जज ब्रैक जो ये तीनों अब ड्राइंग रूम में होते हैं। हेडा भी वहाँ पर क्या करती है, आती है, पहले पियानो बजाती है। यहाँ पे वो पियानो बजा रही होती है, पियानो बजाती है, बजा कर तो वहाँ से उठती है और वो क्या कहती है उससे, जज ब्रैक से वो कहती है डोंट यू फ्लैटर योर सेल्फ वी विल जज ब्रैक नाउ यू आर द वन कोक इन द बास्केट, के तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे जो हो अपनी ले सकते हो स्लेवरी में, लेकिन अब तुम देखना कि वो तुम होगे इंसान जो पीछे अकेले रह जाओगे, तुम मुझे कभी ब्लैकमेल नहीं कर सकते। ढके छुपे अल्फाज में बात करती जाती है ड्राइंग रूम के अंदर और वो शूट करती है। शूट होने की एक आवाज़ आती है। तो टेस्टमैन जो होता है ना और मिसेस एल्वेस्टेड वो कहते हैं कि वो फिर से खेल रही है अपने पिस्टल के साथ, ठीक है। इन्हें लगता है कि वो खेल रही है, लेकिन जैसे वो दरवाज़ा खोलते हैं तो वो देखते हैं कि वो गिरी पड़ी है सोफ़े के ऊपर, ठीक है। तो वो यही बताते, फिर वहाँ पे इसका मतलब है कि उसने खुद को शूट कर लिया, टेम्पल के अंदर वो शूट करती है और वो डेथ हो जाती। तो जैसे वो बताता है टेस्टमैन वहाँ पे चीखता है कि शी शूट हर सेल्फ। तो जज ब्रैक जो होता है वो हाफ फेंटेड हो जाता है और वो क्या कहता है गुड गॉड पीपल डोंट डू सच थिंग्स, और वो वहाँ पर आर्म चेयर के ऊपर गिर पड़ता है। ओके, इसी के साथ हमारी जो समरी होती है वो ख़त्म हो जाती है। हाँ, और इसके इम्पोर्टेंट थीम्स है हमारे पास। बिट्रियल है हमारे पास, वही जो इनकी लव बिट्रियल होते हैं वही है। करेज एंड कवर्डिस है, डिसेप्शन का है थीम, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, गुड एंड इवल के दरमियान, विक्टिम एंड विक्टिमाइजेशन के दरमियान है। विक्टिम कौन है, और नेक्स्ट हमारे पास पावर एंड इन्फ्लुएंस भी है। लव मैरिज जेलसी का भी थीम है और मॉडर्न सोसाइटी का भी इसके अंदर थीम आता है। सिम्बोलिज्म है,
सिम्बोलिज्म हमारे पास हेडा गैबलर जो है, इसी के नाम में ही सिंबल है। हेडा गैबलर जो है वो हेडा गैबलर क्यों लिखा है, क्योंकि वो अपने शोहर की बीवी होने से ज़्यादा अपने बाप की बेटी है उन्हीं को ही फॉलो करती है। जनरल गैबलर्स का जो पिस्टल है वो भी अथॉरिटी का साइन है और फ्रीडम का साइन। अल्कोहल और वाइन लीव्स भी फ्रीडम का साइन है जो कि मैन के लिए यूज़ हुआ है। लव बोर्ग एंड थिया का जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो उनके लव का सिंबल है। और जेलिसी है उसके लिए हेडा के लिए स्टोव एंड फायर जो है ये भी जेलिसी का सिंबल है। हेडा वहाँ पर जब भी जेलस होती है उनके उसके पास खड़ी होती है। और हाई बैक डाउन चेयर जो है हेडा की वो अथॉरिटी का सिंबल है। हेडा की जो जेलसी हेयर जो है थिया के वो हेडा की जेलसी का सिंबल है। और हेडा का खुद को शूट डाउन कर लेना मतलब कि एक खूबसूरत डेथ को अपने गले लगाना है। एक इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है विलफुल नार्सिसिज्म, ठीक है। तो ये सारा हमारा प्ले था। इसी के साथ ही हमारा प्ले ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।